हाँ जी, ईट ईट हो गया नो ईट। सो आज रॉ की एंडिंग में सर्वाइवर सीरीज की स्टोरी की हाइप बनी गई और वहीं सेथ रॉलिंस को भी मिला क्राउन ज्वेल में एक मैच। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। आज तो सेथ रॉलिंस भी मेरी तरह फटाफट आते हैं और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर टूट पड़ते हैं। उनको पहले तोड़ते हैं, फिर रिंग में जाके कहते हैं आजा फटाफट मैच कर लेते हैं। ब्रॉन्सन रीड भी वहां पे आ जाते हैं, दोनों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। एक जगह पे ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस के ऊपर कूदने वाले होते हैं, लेकिन वो वहां से हट जाते हैं और टेबल टूट जाती है। कमेंटेटर बोल रहे होते हैं साला आज तो पूरे दिन बिना टेबल बैठना पड़ेगा। फिर वहीं बैक स्टेज एडम पियर्स से पूछा जाता हटाओ यार, फिर से इन दोनों की मारधाड़ स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस एडम पियर्स के पास आते हैं, फिर से हटाओ यार, फिर इनकी मारधाड़ स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर एडम पियर्स बोलते हैं बस करो तुम दोनों, मैं भी एम्बुलेंस बुलाते बुलाते थक गया हूँ WWE में। अब तुम दोनों का मैच अगर मैंने रॉ पे करवाया तो तुम फिर से मेरे से एम्बुलेंस बुलवा लोगे, इसीलिए तुम दोनों का मैच अब मैं क्राउन ज्वेल में सेट कर रहा हूँ, वहीं जाके अपना निपटारा करना। सो दोस्तों, सेथ रॉलिंस को भी एक अच्छा मैच देने के लिए क्राउन ज्वेल में ये मैच सेट किया गया है। मेरे हिसाब से एक ठीक मैच है। इसके अंदर सेथ रॉलिंस जीतेंगे तो सारे क्राउड को भी अच्छा लगेगा और एक नॉर्मल मैच भी हो जाएगा। वहीं आज लिव मॉर्गन ईओ स्काई से भिड़ जाती हैं और फिर इन टीम्स का टैग मैच सेट हो जाता है। वहीं रिकैल भी बता दी कि क्यों उन्होंने रिया के ऊपर अटैक किया, क्योंकि रिया ने लिव मॉर्गन का हाथ तोड़ के उनको इंजर्ड किया था और यही नहीं, रिकैल का भी पैर तोड़ दिया था, इस वजह से वो टैग चैंपियनशिप को भी हार गए थे। तो यहाँ पे रिकैल का बदला लेना बिल्कुल लॉजिकल साउंड कर रहा है। वहीं फिर डैमेज कंट्रोल और लिव मॉर्गन और रिकैल का मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच में ईओ स्काई हर हफ्ते की तरह बढ़िया कलाबाजियां दिखा रही होती हैं, लेकिन फिर वहां पे लैश लेजेंड आ जाती हैं और डैमेज कंट्रोल के ऊपर अटैक कर देती हैं। इन लोगों का मैच NXT टैग चैंपियनशिप के लिए कल होने वाला है, तो इसलिए स्टोरी लाइन को बिल्डअप कर रहे थे। वहीं लैश लेजेंड और उनकी पार्टनर लिव और रिकैल के भी सामने खड़ी होती हैं, लेकिन वहां पे फिर रिया रिप्ली आ जाती है और लिव और रिकैल दोनों को तोड़ती हैं और डोमिनिक के आने के बाद उनको भी तोड़ती हैं। अब तो मेरे को इनकी कहानी में बहुत ज्यादा ड्रैग होती नजर आ रही है। हर हफ्ते यही कहानी चलाओगे तो ऑडियंस वैसे ही बोर हो जाएगी। अब जल्दी से इन दोनों लोगों का निपटारा तो हो जाना चाहिए। लेकिन जो ये क्राउन ज्वेल वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ नाया जैक्स टिफनी स्टैटन की कहानी चल रही है, दूसरी तरफ रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की कहानी चल रही है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कौन किस पे टर्न करता है और कितना केओस क्रिएट होता है क्राउन ज्वेल पे। वहीं फिर जजमेंट डे के बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी नजर आ रहे हैं, ऐसा भी दिखाया जाता है। और कार्लिटो डोमिनिक के लिए गुंथर के अगेंस्ट मैच मांगने एडम पियर्स के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, खुद के लिए मांग लेता तो भी ठीक था, डोमिनिक मिस्टीरियो को कहां लड़वा रहे हो? एडम पियर्स भी जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के साथ उसका मैच करवा देता हूं, और अगर डोमिनिक वो मैच जीत जाता है तो उसको नंबर 1 कंटेंडर बना देंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। मेरे हिसाब से तो वो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन CM पंक होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्विटर पे डोमिनिक और CM पंक की नोकझोंक चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो डेमियन प्रीस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो गुंथर के साथ में नजर आते हैं। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं गुंथर से, देख तू क्राउन ज्वेल में जो भी करके आए तू करके आ, उसके बाद मैं तेरे सामने खड़ा हूंगा। मेरे हिसाब से भी डेमियन प्रीस्ट एक अच्छे वर्ल्ड चैंपियन दिख रहे थे और उनको एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का रन जरूर मिलना चाहिए। वहीं फिर वर्ल्ड टैग चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के आज 2 मैचेस होते हैं। उससे पहले मैं ये अपडेट दे दूं कि समांथा इरविन ने WWE को छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि आज एक तो वो अवेलेबल नहीं थी और जहां तक है वो रिकोशे के पीछे AEW में चली गई हैं। ये चीज मेरे हिसाब से समांथा इरविन के करियर पे बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। समांथा इरविन के चक्कर में हो सकता था कि रिकोशे वापस WWE में आके थोड़ा पैसा कमा लें, लेकिन अब समांथा इरविन के जाने की वजह से अब इन दोनों का कमबैक होना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं फिर टैग चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का पहला मैच होता है न्यू डे वर्सेस AOP के बीच में, जिसके अंदर नए नए मेंबर अब मिस भी बन चुके हैं। मैच के अंदर R-Truth मिस के ऊपर इंटरफेयर कर देते हैं और इसी चीज का फायदा उठा के न्यू डे उस मैच को निकाल लेती हैं। उसके बाद फाइनल टेस्टिमेंट R-Truth को तोड़ने लगती हैं। वहीं कोफी किंगस्टन से ज़ेवियर वुड्स बोलते हैं अपन को क्या लेना देना भाई, घर चल। फिर वहाँ R-Truth की मदद करने के लिए वायट 6 आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये स्टोरी वायट 6 के लिए ज्यादा अच्छी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों टीमें थोड़ी सीरियस टाइप की हैं। अमेरिकन मेट्स के साथ में स्टोरी करके WWE वाले खुद पछता रहे हैं कि वायट 6 की पूरी हाइप को जीरो कर दिया। अब जब मिस भी फाइनल टेस्टिमेंट के पार्ट बन गए हैं, तो हो सकता है कि वायट 6 के साथ में एक अच्छी स्टोरी लाइन हमको देखने को मिले। वहीं टैग टूर्नामेंट का दूसरा मैच होता है LWO वर्सेस अमेरिकन मेट के बीच में, जिसके अंदर रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली नेक्स्ट राउंड के अंदर एडवांस करते हैं। अब न्यू डे वर्सेस LWO वर्सेस वार रेडर्स के बीच में ट्रिपल थ्रेट टैग मैच होगा नंबर 1 कंटेंडर बनाने के लिए। मुझे लगता है कि इस
इस मैच के अंदर ही जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन के ऊपर टर्न करने वाले हैं। वहीं फिर मेन इवेंट पे ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो का मच अवेटेड मैच होता है। मैच से पहले ही सबने स्पेकुलेट कर लिया था कि यहाँ पे ब्लड लाइन इंटरफेयर करने तो पक्का आने वाली है। मैच तो बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन एंड में ब्लड लाइन वहाँ पे टिकट लेके आ ही जाती है। पहले तो लग रहा था कि वो जे ऊसो को चेयर करने आई है, लेकिन उसके बाद कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। और एक बड़ा ही खास मूवमेंट आता है जब ब्रॉन ब्रेकर और जेकब फाटू आमने सामने होते हैं। भाई इन दोनों को अगेंस्ट देख के एक ड्रीम मैच टाइप का बनता दिख रहा है। वही इस हबड़ा तबड़ी में जे ऊसो के ऊपर जेकब फाटू अटैक कर देते हैं और उस चीज का फायदा उठा के ब्रॉन ब्रेकर फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाई जे ऊसो को इतने टाइम बाद इतना अच्छा पुश मिला था और उसको ब्लड लाइन के चक्कर में बिल्कुल तोड़ दिया गया। यहाँ पे बकचोद ब्लड लाइन से ज्यादा जिमी ऊसो और रोमन रेंस की गलती है कि रोमन रेंस और जिमी ऊसो ने अपनी टीम के अंदर जे ऊसो को लाने के चक्कर में उनको भी लपिटवा दिया। जे ऊसो को ओजी ब्लड लाइन की जगह बकचोद ब्लड लाइन के साथ टीम अप कर लेना चाहिए। और फाइनली फिर से ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन बन गए हैं और मुझे लगता है कि अब एक लंबी टाइटल रेन को फॉलो करेंगे। वही जे ऊसो का वापस काम होगा ईट ईट करना और रोमन रेंस के पीछे खड़े रहना। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैकडाउन पे जे ऊसो आके कुछ करते हैं या फिर चुपचाप बैठे रहते हैं। तब तक के लिए सायोनारा।